Welcome to my YouTube channel. I am Advocate Roshni, practicing advocate in Nagpur, Bombay High Court, Nagpur branch. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंटेनेंस पे। जी हाँ, ये वही मेंटेनेंस है जो हर फैमिली मैटर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी, आज हम देखेंगे इस मेंटेनेंस के कुछ चुनिंदा सवाल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 5 ऐसे सवाल जो मेंटेनेंस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि मेंटेनेंस कौन कौन मांग सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि ये मेंटेनेंस हमें किन प्रोविजंस में मिलते हैं, किस एक्ट में मिलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि ये जो मेंटेनेंस है ये कैसे लागू होता है और कितने दिनों में लागू होता है। चौथा और पांचवा हमारा ये क्वेश्चन है कि इस मेंटेनेंस को लागू करते समय किन मापदंडों को देखा जाता है और ये कितना लागू किया जा सकता है। तो आइए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम शॉर्ट आउट करें। सबसे पहला है कि ये जो मेंटेनेंस है वो कौन मांग सकता है, किसे राइट है ये मेंटेनेंस मांगने का। तो ये सबसे पहले एक वाइफ अपने हस्बैंड से ये मेंटेनेंस मांग सकती है। वाइस वर्सा भी है, हस्बैंड भी वाइफ से मेंटेनेंस मांग सकता है, बट कुछ ऐसे केसेस में कुछ ऐसे चुनिंदा मापदंड वहां पे भी रखे गए हैं। दूसरा है कि ओल्ड एज पेरेंट्स भी अपने बच्चों से, अपने बेटों से या अपनी बेटियों से मेंटेनेंस मांग सकता है। तीसरा है कि माइनर चाइल्ड अपने पेरेंट्स से भी मेंटेनेंस मांग सकता है। जैसे अगर एक कपल है, उनका अगर डाइवोर्स हो गया है और अगर एक माइनर बच्चा माँ के साथ रह रहा है तो वो पिताजी से मेंटेनेंस मांग सकता है, और वही माइनर बच्चा अगर पिता के साथ रह रहा है तो उसको राइट है कि वो अपनी माँ से भी मेंटेनेंस मांग सकता है। चौथा है जो डिपेंडेंट्स है वो भी मेंटेनेंस मांग सकते हैं। और पांचवा जो कि इंपॉर्टेंट है वो है विडो डॉटर्स, जो अपने इन लॉज से मेंटेनेंस मांग सकती है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि मेंटेनेंस का प्रोविजन हमें कहाँ कहाँ मिलता है, ये मेंटेनेंस का प्रोविजन हमें किन एक्ट में मिलता है। तो सबसे पहला जो एक्ट है वो है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जिसमें सेक्शन 18 से लेकर सेक्शन 22 तक सारे मेंटेनेंस को बाइफरगेट किया गया है। ये जो मेंटेनेंस बाइफरगेट किए हैं ये लाइक वाइफ, डॉटर, हस्बैंड, ओल्ड पेरेंट्स, विडो डॉटर्स, इस तरीके से इसको बाइफरगेट किया गया है। दूसरा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग 1973 में भी आपने देखा होगा कि मेंटेनेंस जो हम मांगते हैं नॉर्मली 125 ऑफ सीआरपीसी में, मतलब जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडर्स है उसमें भी हम लोग 125 सीआरपीसी में भी मेंटेनेंस का एक हमको प्रावधान मिलता है, एक प्रोविजन मिलता है। तीसरा है हिंदू मैरिज एक्ट। यस, हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 और 25 में भी ये हमें प्रोविजन मिलता है कि हम मेंटेनेंस मांग सकते हैं। और चौथा है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में भी हम इंटीरियम एप्लीकेशन लगाकर मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ हमारे एक्ट है जिसमें हम मेंटेनेंस के प्रोविजंस को इजीली देख सकते हैं, उसके अंतर्गत हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं। आइए जानते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन जो हमेशा से एक अगर कोई एडवोकेट है तो उसके क्लाइंट हमेशा उससे पूछते हैं कि ये मेंटेनेंस हमें कब लागू होगा। तो आइए हम जानते हैं क्वेश्चन 3 जो हमारा है वो है कि मेंटेनेंस लागू होने में कितना समय लगता है। देखिए, एक्चुअली में देखा जाए तो ऐसा कुछ एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकती हूँ कि कब हो जाएगा या इतने समय में हो ही जाएगा, बट फिर भी एक सॉफ्ट एक आइडिया मैं आपको दे सकती हूँ रिलेटेड टू कि हमें कितना समय मेंटेनेंस लागू होने में लग सकता है। वैसे तो ये मेंटेनेंस की एप्लीकेशन होने के बाद ये जो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन है, ये जो समन्स है, ये सामने वाली पार्टी को जब ये रिसीव हो जाता है वहां से 60 डेज के अंतर्गत कहीं ना कहीं ये मेंटेनेंस लागू होना चाहिए। कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये ऑर्डर डिले हो सकता है। तो जानते हैं वो कौन से रीजंस हैं। तो देखो, सबसे पहला तो रीजन ये है कि एडजर्नमेंट। यस, क्योंकि दोनों पार्टी के पास में एक राइट होता है एडजर्नमेंट करने का। अगर बहुत सीवियर रीजंस है, कुछ बहुत ज्यादा इमरजेंसीज है, कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, उस समय उस डेट को
या तो एप्लीकेंट या तो उसका रिस्पोंडेंट दोनों में से कोई भी एडजर्मेंट लगाने का राइट रखता है। तो ये एडजर्मेंट से भी डेट आगे बढ़ती जाती है। दूसरा है केस की पेंडेंसी। हम जानते हैं हमारे देश में कि बहुत सारे केस पेंडिंग बेसिस पे चलते रहते हैं, और करे भी क्या ना कि एक दिन में इतने केसेस होते हैं कि हमारे ऑनरेबल कोर्ट को जो भी उस दिन इंपॉर्टेंट केस लगता है वो उसकी प्रोसीडिंग पहले करते हैं, जिसकी वजह से ये टाइम और बढ़ जाता है। और तीसरा है कि दोनों पार्टी के जब ये मेंटेनेंस लागू होता है या ये मेंटेनेंस के एप्लीकेशन जब शुरू होते हैं तो सबसे पहले जो होता है वो असेट एंड लायबिलिटी के एफिडेविट्स सबमिट होना, ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है एक मेंटेनेंस मैटर में, एक मेंटेनेंस के केस में। तीसरा है कि दोनों पार्टी के असेट एंड लायबिलिटी का एफिडेविट रिकॉर्ड पर आना। जब तक ये असेट एंड लायबिलिटी दोनों पार्टीज के रिकॉर्ड पर नहीं आते तब तक आगे की प्रोसीडिंग्स नहीं होती, क्योंकि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, रजनीत वर्सेस नेहा के केस से उन्होंने एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला है कि मेंटेनेंस लागू करने के लिए जो मापदंड लेंगे वो हम असेट एंड लायबिलिटी के एफिडेविट से लेंगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कि ये दोनों पार्टी के असेट एंड लायबिलिटी सबमिट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसी के बेसिस पे आगे की प्रोसीडिंग्स होती है, क्योंकि एप्लीकेंट को भी ये असेट एंड लायबिलिटी सबमिट करना है और रिस्पोंडेंट को भी ये असेट एंड लायबिलिटी सबमिट करना है। तो उनके हिसाब से भी ये टाइम और ज्यादा कंज्यूम होता चला जाता है। तो जैसे ही ये असेट एंड लायबिलिटी दोनों पार्टीज के सबमिट हो जाते हैं, जैसे ही रिकॉर्ड पे ये दोनों पार्टी के असेट एंड लायबिलिटीज आ जाते हैं, उसके बाद 4 से 6 महीने के अंदर अंदर जुडिशरी ऑर्डर पास करती है मेंटेनेंस का। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। यस, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से एक्चुअली मापदंड शुरू होते हैं। हमारा क्वेश्चन ही है कि मेंटेनेंस किन मापदंडों पर दिया जाता है और ये कितना दे सकते हैं। तो इसे देने से पहले कुछ बातों का होना या कुछ बातों का ऑब्जर्वेशन जो जुडिशरी करती है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि जो मेंटेनेंस देने वाला है उस पर कितने लोग डिपेंड है या कितने लोग उसके ऊपर डिपेंडेंसी रखते हैं। दूसरा ये भी देखा जाता है कि जो मेंटेनेंस देने वाला है उसकी लायबिलिटीज क्या है, राइट, उसकी लायबिलिटीज क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या है। उसके बाद फिर ये भी देखा जाता है कि जो मेंटेनेंस ले रहा है, जो मेंटेनेंस लेने वाला है, क्या वो सचमुच जेन्युइन है या उसे सचमुच उस मेंटेनेंस की जरूरत है, राइट, क्या इमरजेंसी है उसकी, ये भी मापदंड देखा जाता है। और फिर जुडिशरी 30% का रूल अप्लाई करती है, और फिर जुडिशरी 30% का रूल अप्लाई करती है। मतलब टोटल नेट प्रॉफिट या टोटल नेट सैलरी में से 30% का रेशियो बनाकर ही वो मेंटेनेंस लागू करवाती है। और तो और एक रूल हमेशा जुडिशरी जो फॉलो करती है वो ये है कि मेंटेनेंस पास करते वक्त वो ये भी देखती है कि जो भी हिस्से बटे हैं, मतलब कहने का मतलब है कि क्योंकि वो कैसा डिपेंडेंसी के ऊपर रहता है, तो जितने भी हिस्से बटे हैं उस हिस्सों में से एटलीस्ट 2 हिस्सा उस देने वाले के पास ही रहे। फॉर एग्जाम्पल है कि अगर कोई हस्बैंड है, उसे अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना है और टोटल 4 हिस्से बनते हैं, इस 4 हिस्सों में से एक हिस्सा उसकी वाइफ को जाएगा, एक हिस्सा उसके पेरेंट्स को जाएगा और 2 हिस्से उसके पास रहेंगे। कहने का मतलब ये एक सिनेरियो होता है किसी भी मेंटेनेंस को लागू करने का। तो ये थी आज की इंफॉर्मेशंस। आगे मैं और भी इंफॉर्मेशंस ले आऊंगी। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।